जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अभ्युदय क्लासेस 7 पर। दोस्तों, जो आज की क्लास है वो क्लास 12th को लेकर है। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, किस तरीके से पेपर का प्रारूप आता है और हमें किस तरीके से एग्जाम हॉल में बैठकर लिखना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो इंटर का एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। जो फर्स्ट पेपर आपका है वो हिंदी का है, तो आज हम हिंदी के प्रारूप के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से लिखना है ये सब आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो किस तरीके से लिखना होगा हमें, आपका जो आएगा खंड का को किस तरीके से लिखना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अपना जो कॉपी मिलता है आपको, उस कॉपी में पूरा नाम वगैरह डालते हैं। फिलहाल में नाम वगैरह नहीं डालना है, वो आपको वहाँ पे टीचर बता देगा। और प्रश्न भी पूरा पूरा लिख देते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं आपको लिखना है। किस तरीके से लिखना है, पहले आपको डालना है खंड का। ठीक है, जैसे खंड का है तो खंड का आप डालेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, का, खा, गा, घा, ढ़ा, और पांचों आपको करने होते हैं, जो आपके होते हैं हिंदी गद्य खंड की रचनाओं से। उसमें रचनाएं दे दी जाती हैं, या उनकी शैलियाँ पूछ दी जाती हैं, विधा पूछ दी जाती है, या फिर कवियों के नाम। सामान्यतः आप लोगों को में कवियों के नाम ही लेखकों के नाम पूछे जाएंगे गद्यांश में। ठीक है, और इसी प्रकार जो आपका दूसरा प्रश्न होगा उसे किस तरीके से लिखना होगा, वो आपका दिया रहेगा इस तरीके से। फिर आपको ये लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहाँ भी आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे, का, खा, गा, घा और णा। ठीक है, 5 प्रश्न दिए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें आपसे जानते हो क्या पूछा जाएगा, इसमें पदखंड की 5 रचनाएं पूछी जाएंगी, या कवि दे दिए जाएंगे और 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से आपको टिक करना होता है। ठीक है, ये भी आप लोग कर लेंगे आसानी से। किस तरीके से लिखना है आज आप लोग पूरा प्रारूप जानेंगे पेपर का, किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना होता है। आपका जो तीसरा प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका व्याख्या से। इसमें भी आपको इस तरीके से डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, और जो कि प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है गाइस? 2 नंबर का, जिसमें आपको एक दे दिया जाएगा पैरा गद्यांश से, जिसमें आपको कहीं कहीं रेखांकित कर दिया जाएगा, मतलब लाइन खींच दी जाएगी, या युक्ति दे दी जाएगी। कोई युक्ति दे दी जाएगी, युक्ति मतलब योजना होता है। सूक्ति दे दी जाएगी, सूक्ति कोई दे दी जाएगी, वहाँ पर आपको उस सूक्ति की व्याख्या करनी होगी। लेकिन अगर सूक्ति ना दी जाती है तो आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपको डालना है संकेत। सबसे पहले आप वहाँ पर संकेत लिखेंगे। संकेत के बाद आपको फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो कि उस पैरा में पूछा जाएगा और पैरा में दिया रहेगा। फिर आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, या लेखक और पाठ का नाम पूछा जाएगा। यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। आपको फिर व्याख्या करनी होगी, फिर 2 प्रश्न और रहेंगे। ठीक है, आपको पूरी व्याख्या नहीं करनी है। जहाँ आपको रेखांकित किया जाएगा, मतलब लाइन खींची होगी, वहाँ की आपको व्याख्या करनी रहेगी। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए संदर्भ और रेखांकित व्याख्या जो आपको करनी है, इसके लिए भी 2 ही अंक आपको मिलेंगे। इसलिए अपना टाइम ना गवाकर वहाँ पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आगे। अगला प्रश्न आपका क्या रहने वाला है, प्रश्न नंबर जो आपका 4 रहेगा, तो आपको फिर वही लिखना है। यहाँ पर भी पद्यांश से दिया रहेगा, फिर आपको संकेत डालना है, और वही 5 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम एज वैसा ही रहेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस करना है। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। अब बच्चों की यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पर जो है आपसे 10th में तो जीवन परिचय पूछा जाता है, लेकिन 12th में क्या है, आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। इस वजह से बच्चों में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आपको लिखना किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में विशेष कुछ भी नहीं लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, और कहाँ उनका जन्म हुआ ये, और उनकी डेट ऑफ बर्थ मतलब DOB डालनी है। उसके बाद इनके माता पिता का नाम, फिर मृत्यु आपको डालना है सबसे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद जब आप
आपको साहित्यिक परिचय लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखें ये मैं आपको बताता हूँ। साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखना है, फिर आपको डाल लेना है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में इनकी शिक्षा, दीक्षा, गुरु और जो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया, उसमें इन्हें पुरस्कार वगैरह क्या मिले, और इनका साहित्य के प्रति रुझान कहाँ से आया, ये सब लिखना है इनकी। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है भाषा शैली, इनकी भाषा शैली किस प्रकार की है। फिर उसके बाद एक आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी कृतियाँ, जिसे आप रचनाएँ बोलते हैं। वहाँ पर इनकी जो रचनाएँ हैं, आपको 10-12 रचनाएँ इनकी लिखनी होंगी। इससे आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर? 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इसके बाद बात करें तो 5 प्रश्न में प्रश्न संख्या 5 जो है उसमें एक खंड खा भी आएगा, जिसमें आपको पद खंड से कोई जीवन परिचय लिखना होता है। एक गद्य खंड से लिखना होता है, एक पद खंड से। ठीक है, यही जो पूरा प्रारूप है, ये प्रोसेस है, आपको साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें प्रश्नोत्तर संख्या 6। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपको कहानी का सार लिखना होता है, या फिर जो कहानी दी गई है, जैसे बहादुर है, लाठी है, पंचलाइट है, ये सब कहानियाँ थीं। तो आपका सामान्य हिंदी में कहानी कट गई है 1-2, लेकिन साहित्यिक हिंदी में अब भी हैं। वहाँ से आपको कहानी का सार लिखना होता है, या फिर जो उसका नायक है, मतलब जो हीरो है, उसका आपको चरित्र चित्रण करना पड़ता है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 7 की बात करें, यहाँ पर आपको खंड काव्य से रिलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी अंक की विशेषताएं बतानी होती है, किसी भी अंक के बारे में लिखना होता है, या अंक की कहानी लिखनी होती है, ऐसे समझिएगा आप। या फिर आपको जो इसका नायक है उसका चरित्र चित्रण करना पड़ता है। ये आप अपना डिस्ट्रिक्ट बाई खुद ही पढ़ चुके होंगे, और इसे भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आपका जो खंड का है वो समाप्त होता है, फिर आपका आ जाता है खंड खा। खंड खा फिर भी आपको इस तरीके से डालना पड़ेगा, खंड खा। और मैंने जैसा कि बताया, आपको प्रश्न कहीं पर भी नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालना है। यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक संस्कृत का गद्यांश, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है, लेकिन लिखना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। संदर्भ के लिए आपको यहाँ पर 2 अंक दिए जाते हैं, और अनुवाद करने के लिए 5 अंक, और 2 प्रश्न दिए जाते हैं। एक गद्यांश से होता है, एक पद्यांश से, यानी एक श्लोक दिया जाता है, एक गद्य खंड से दिया जाता है। इसके लिए आपको 14 नंबर मिलते हैं। 14 मार्क्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर खंड का में आपको संकेल लिखना पड़ेगा, फिर आप संदर्भ डालेंगे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि संस्कृत में संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो आपको जिस गद्यांश के बारे में पूछा गया, इस पाठ से लिया गया है, या इस हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में से फला फला पाठ से लिया गया है, बस ये इसका संदर्भ हो जाएगा। फिर आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार आपको खंड खा में दिया रहेगा। यहाँ पर भी आपको संकेत लिखना है। संकेत में क्या, श्लोक का शुरुआती भाग और लास्ट भाग लिखना है, फिर संदर्भ, फिर हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए भी आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें 2 नंबर आपके संदर्भ के होंगे, और 5 नंबर जो है आपके हैं हिंदी अनुवाद के होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9। प्रश्नोत्तर संख्या 9 में क्या पूछा जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 9, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम 4 नंबर प्रोवाइड कराता है, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। या फिर जो सामान्य हिंदी के हैं, साहित्यिक हिंदी में प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको कोई श्लोक लिखना होता है, जो आपको 4 नंबर के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें प्रश्नोत्तर संख्या 10 की। तो यहाँ पर थोड़ा साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में चेंज होता है। जैसे यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, ये तो दोनों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर छंद बढ़ जाते हैं और अलंकार भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनके लिए 2 नंबर होते हैं। एक तो होता है परिभाषा के लिए, और दूसरा होता है उदाहरण के लिए। तो उदाहरण भी आपको जरूर लिखना है, और परिभाषा भी लिखनी है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। जैसे रस का आपको स्थायी भाव पता है, तो आप लिख देंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग से इस स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तो भी ये रस बनता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, का, खा, गा, जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। जो आपका अगला क्वेश्चन रहता है, आपका जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, जिसे आप
यहाँ पर भी आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 11। आपको यहाँ पर निबंध वगैरह लिखना पड़ता है, तो निबंध में आपको रूपरेखा नहीं डालना है। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं रूपरेखा डालना है, नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता नहीं रहता है निबंध क्या आने वाला है। लेकिन निबंध लिखा कैसे जाता है आप अपनी विद्या क्वेश्चन बैंक है, मास्टरमाइंड वगैरह जिसके पास जो भी है उससे एक बार देख सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको प्रस्तावना जरूर डालना है और लास्ट में आपको उपसंहार डालना है। बीच में आप टॉपिक के हिसाब से समझ सकते हैं, क्या हेडिंग हो सकती हैं, क्या पॉइंट हो सकते हैं मुख्य मुख्य, वो आपको लिखना रहता है। इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलते हैं, 10 मार्क्स का आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम प्रोवाइड करा देता है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है प्रश्नोत्तर संख्या 12 से। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 से आपको पूछा जाएगा संधि। संधि विच्छेद आपको करना होता है या संधि विच्छेद दिया रहता है, वहाँ पर आपको संधि का नाम लिखना होता है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे बोर्ड एग्जाम की तरफ से और 3 ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर के 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जो खंड खा होता है प्रश्नोत्तर संख्या 12 का, उसमें समास या विग्रह पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलते हैं, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड होता है। ठीक है, अब जो आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 13। प्रश्नोत्तर संख्या 13 में विभक्ति वचन से 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये एक नंबर के होते हैं दोनों। खा में बात करें तो लकार यह सब पूछ लिया जाता है, लेकिन सामान्य हिंदी वालों के लिए, ये साहित्यिक हिंदी वालों के लिए होगा। और यहाँ पर सामान्य हिंदी वाले जो होते हैं उनके लिए मुहावरा वगैरह पूछ दिया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वगैरह पूछ दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद जो आपका गा आता है उसमें प्रत्यय और उपसर्ग से 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं। अर्थ विभेद आता है। अर्थ विभेद का मतलब जैसे पूछ दिया जाएगा अली आली, अली और आली, अनिल अनल। इसमें आपको जैसे अनिल और अनल, हवा और आग, इसी प्रकार से अली और आली, भौरा और सखी, इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर लिखना होता है। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर का आता है जिसमें आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। 4 दिए रहते हैं वाक्य, जिनमें से आपको 2 का अनुवाद करना रहता है। और प्रत्येक प्रश्न मतलब प्रत्येक वाक्य का अनुवाद आपको 2 नंबर दिलवाता है। तो दोस्तों आपको 4 नंबर प्रश्न संख्या 14 से मिल जाते हैं। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 14 भी आराम से देखना है और आप इसे भी कर सकेंगे। इसके बाद आपके टोटल मार्क्स हुए 100। यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और कल इसी प्रारूप में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम देते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आपके 80+ मार्क निश्चित तौर पर आएंगे। 80+ मार्क्स के लिए इससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी बता ही नहीं सकता। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा या आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।